Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 14 of the course Business System Development. Today we will be winding up our discussion on how to structure the system logicals requirement, and then after today's lecture we will proceed towards the actual design phase. Before we formally start the discussion on today's lecture, let us have a look on the summary of what we discussed in our previous lecture. Here is the summary. If you precisely remember, we talked about modeling the data. We made use of some key terminologies like attribute, like entity and relationship. So जब हम डाटा को मॉडल करने की बात कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि पहले उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल बन जाए. जब हम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एंटिटीज हैं, हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनाती है. अगर एक एंटिटी अपने साथ ही रिलेशनशिप बनाए तो उसको हम यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं. अगर एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनाए, दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप हो तो उसे हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं. और अगर एक एंटिटी बाकी दो एंटिटीज के साथ या तीन एंटिटीज का आपस में कोई रिलेशनशिप हो तो हम उसे टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि थ्री रिलेशनशिप्स. तो हमने एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी है अपने सिस्टम में. उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं वो देखने हैं, और उन एंटिटीज का बाकी एंटिटीज के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, इसको हमने अपने कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में देखना होता है. याद रखिए, जब हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हो सकती हैं और हर एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन हम उन एट्रीब्यूट्स में इंटरेस्टेड हैं, हम उन एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करते हैं जो कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेंगे. जैसे कि अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं लाइक स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का CNIC, स्टूडेंट के फादर का नेम, स्टूडेंट का करंट एड्रेस क्या है. सो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि स्टूडेंट के साथ हैं और हमें सिस्टम में चाहिए. इसके अलावा स्टूडेंट के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट की एंटिटी के साथ शामिल हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिस्टम में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिस्टम में वो नहीं चाहिए होंगे, इसलिए हम उनका जिक्र नहीं करते. जैसे कि स्टूडेंट के और कितने बहन भाई हैं, क्या स्टूडेंट जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, या स्टूडेंट का जो है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है. ये सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं स्टूडेंट एंटिटी के, लेकिन हम सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं. इसी तरह आप जिस सिस्टम की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें हम रेलेवेंट एंटिटीज लेते हैं और रेलेवेंट एंटिटीज के अगेंस्ट हम रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं. और फिर जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि दो एंटिटीज आपस में मुख्तलिफ तरीके से रिलेट कर सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ उन रिलेशनशिप्स को लेते हैं जो कि हमारे सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हैं. रिकॉल करें वो एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बात की थी कि एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है. अब ये ढेर सारे रिलेशनशिप्स हैं. स्टूडेंट जो है वो कोर्स रजिस्टर भी कर सकता है, स्टूडेंट जो है वो कोर्स ड्रॉप भी कर सकता है, स्टूडेंट कोर्स रिपीट भी कर सकता है, स्टूडेंट कोर्स को के साथ जो है वो लेट्स से विड्रॉ भी कर सकता है. तो ढेर सारे रिलेशनशिप्स हैं. अब इन ढेर सारे रिलेशनशिप्स में हम वो रिलेशनशिप लेते हैं जो कि इस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बुक सेलर है और एक बुक है. बुक सेलर बुक को डिस्प्ले भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, लीज पे भी दे सकता है, इसी तरह उसको जो है वो प्रिंट भी कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ वो रिलेशनशिप लेते हैं जो कि हमारे सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है. सो किसी सिस्टम के कॉन्सेप्चुअल मॉडल के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. या हम एंटिटीज और उनका रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. अगर हम एंटिटीज और रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. कॉन्सेप्चुअल मॉडल को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लास डायग्राम. आज इंशाल्लाह क्लास डायग्राम को भी देखेंगे. सो
प्रीवियसली हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, हमने डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखे, हमने एम्प्लॉय को देखा, हमने ये देखा कि वो एट्रीब्यूट्स जो कि किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उनको आप अंडरलाइन कर देते हैं उस ओवल शेप में। वो एट्रीब्यूट्स जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। और वो एट्रीब्यूट्स जिनके मल्टी वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हम डबल सर्कल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि स्किल्स, ठीक है, अब स्किल की एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं। स्किल उसका C+ में भी है, स्किल उसका जावा में भी है, स्किल उसका लेट्स से किसी और चीज में भी है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने चीजों को डिटेल में डिस्कस किया था। आइए मजीद बात करते हैं इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट दी 4 बिजनेस रूल्स। जब भी किसी आप बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो आपको सर्टेन बिजनेस रूल्स हैं जो कि देखने पड़ते हैं। बिजनेस रूल्स मैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, बिजनेस रूल हम कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आज हम क्लास डायग्राम्स की भी बात करेंगे। ये देखेंगे कि जब हम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग की तरफ आते हैं तो क्लास डायग्राम बेहतर है या हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बेहतर है, ठीक है। और डाटा मॉडलिंग या कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग से हम लॉजिक मॉडलिंग की तरफ भी जाएंगे। So these are the outlines of today's lecture. Let us talk about the main system development life cycle which we have been talking. So this have been our concern through many previous lectures. हम एनालिसिस पर बात हमारी और एनालिसिस पर हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है। हमने रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन कर ली, हमने रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर कर दिया, अब हम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ईयर डायग्राम्स भी हैं, हमारे पास जो है वो क्लास डायग्राम्स भी हैं। जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी है, हमारे पास लॉजिकल मॉडल भी है। सो यहाँ पे ढेर सारी डिटेल आ सकती हैं। इसके अलावा जो 5 फेजेस में ओवरऑल जो टास्क हो रहे हैं, जिनको हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, वो ये है कि एनालिसिस में आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल चल रहा है, डिजाइन में आपका लॉजिकल मॉडल चल रहा है, इंप्लीमेंटेशन में आपके वो एक्चुअल टूल्स और कोडिंग चल रही है, स्पेसिफाई आप कर रहे हैं कि आप क्या चीज यूज कर रहे हैं, कौन सा टूल या कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। और मेंटेनेंस में अगर लेट्स से डाटा में कोई चेंजेस हैं तो आप उनको इनकॉर्पोरेट करें, और बेस्ड ऑन दैट इवोल्यूशन ऑफ द डाटा, इफ यू नीड टू plan something, if you need to accommodate new changes, if you need to plan new things, then we again go for the planning phase, and this cycle continues, this keeps on going. आइए सबसे पहले बिजनेस रूल्स की बात करते हैं। बिजनेस रूल्स जैसे मैंने पहले बात की कि हम डाटा मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और लॉजिकल डाटा मॉडल की इंटेग्रिटी कैसे रहेगी, हमने जो है वो 4 तरीकों से उसको इंश्योर करना है। लेकिन लॉजिकल डाटा मॉडल की अगर हम बात करें तो हमारे पास उसमें कुछ एंटिटीज हैं, हमारे पास डोमेन्स हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं। सो ये एंटिटीज, डोमेन्स, इसके अलावा ऑपरेशंस, यही मिलकर हमारे बिजनेस रूल्स स्पेसिफाई करते हैं। तो जब हम लॉजिकल डाटा मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, लॉजिकल डाटा मॉडल हमारा तब एक्यूरेट होगा, तब हमारा लॉजिकल डाटा मॉडल ठीक होगा जबकि हम उसको स्पेसिफाई करें कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले उस लॉजिकल डाटा मॉडलिंग में आप एंटिटीज तो आपने आइडेंटिफाई कर ली है। अब अगर आप एंटिटीज के बारे में बात करें तो एंटिटीज की इंटेग्रिटी होनी चाहिए। एंटिटी की इंटेग्रिटी होने का मतलब यह है कि एंटिटीज, कोई भी एंटिटी जो है वो यूनिक हो और नॉन नल आइडेंटिफायर्स हो, जिसका मतलब यह है कि आप ऐसी एंटिटीज यूज कर रहे हैं और आप ऐसी एंटिटी को प्राइमरी की बना रहे हैं जिसकी वजह से आप जो है वो बाकी अपने उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में बाकी रिकॉर्ड्स को आप एक्सप्लोर कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। हमने पहले भी देखा था कि आप आइडेंटिफायर, एंटिटी आइडेंटिफायर आप उसको बनाते हैं जिसकी वैल्यू कभी नल नहीं होगी और जिसकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी। तो यही बात एंटिटी इंटेग्रिटी में की जाती है कि आपके उस लॉजिकल डाटा मॉडल में जरूर एक एंटिटी या ऐसी एंटिटीज होनी चाहिए जो कि यूनिक हो और नॉन नल हो। इसके अलावा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स,
ठीक है, जिसका मतलब यह है कि कुछ हमारे पास रिलेशनशिप के भी कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ हमारे पास रिलेशनशिप के भी रूल्स हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि दो एंटिटीज के दरमियान आपस में रिलेशनशिप है, क्या ये रिलेशनशिप ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये कि इस एंटिटी का इंस्टेंस इस एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहा है या कई इंस्टेंसेस के साथ रिलेट कर रहा है। एक स्टूडेंट एक कोर्स में एनरोल्ड है या कई कोर्सेज में एनरोल्ड है, तो यहां पे हमें पता है कि एक स्टूडेंट कई कोर्सेज में एनरोल्ड होता है, सो मैनी का रिलेशनशिप हो गया। और अगर कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज में एक स्टूडेंट होता है या कई स्टूडेंट्स होते हैं, सो कोर्सेज में कई स्टूडेंट्स होते हैं, सो यहां पे भी मैनी का रिलेशनशिप है। सो स्टूडेंट कोर्स के साथ मैनी का रिलेशनशिप बना रहा है, कोर्स स्टूडेंट के साथ मैनी का रिलेशनशिप बना रहा है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। स्टूडेंट है सो ही विल डेफिनेटली बी एनरोल्ड इन अ कोर्स, सो ये मैंडेटरी रिलेशनशिप है। इसी तरह डोमेन्स हैं जो कि वैलिड वैल्यूज फॉर दी एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट में कई वैल्यूज आ सकती हैं, हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो अप्रोप्रिएटली हमारे इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगी। और इसके अलावा कुछ हमारे पास ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस क्या हैं? अदर बिजनेस रूल्स रिगार्डिंग एट्रीब्यूट वैल्यू। मतलब आपने ऊपर डोमेन्स में वैलिड वैल्यूज की बात की, यहां पे हम कह रहे हैं कुछ और ऐसे रूल्स, कुछ और ऐसे बिजनेस रूल्स हैं जो कि एट्रीब्यूट की वैल्यूज को मजीद डिफाइन करते हैं, रिफाइन करके बताते हैं, तो हम उनका जिक्र करते हैं। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल्स: एंटिटी इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, डोमेन्स एंड ट्रिगरिंग ऑपरेशंस। एंटिटी इंटेग्रिटी को भी हमने देखा, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को भी हमने देखा। थोड़ी सी बात करते हैं डोमेन्स के बारे में। यहां पे हमने देखा कि डोमेन्स क्या है? वैलिड वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट्स। अब वैलिड वैल्यूज क्या हैं? सो द सेट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स एंड रेंजेस ऑफ वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन अज्यूम। ठीक है, आपने एक एट्रीब्यूट में कहा कि एट्रीब्यूट जो है वो अमाउंट को शो करेगा, ठीक है, या फी को शो करेगा, फी। अब ये फी किस फी की डेटा टाइप क्या हो सकती है? फी की डेटा टाइप जो है वो वर्ड्स में है, नंबर्स में है, अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। सो सेट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स एंड रेंजेस ऑफ वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन अज्यूम। अब फी की रेंज क्या है? हमें पता है कि 100 रुपए फीस नहीं हो सकती और 10 लाख रुपए फीस नहीं हो सकती, तो फीस की एक रेंज है, चाहे वो अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो या चाहे वो मास्टर हो। अगर हम LMS सिस्टम की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, ये इवन अगर हम एक नॉर्मल किसी स्टूडेंट की बात करें तो रेंजेस भी हमने आइडेंटिफाई कर ली और उसकी डेटा टाइप्स भी हमने स्पेसिफाई कर ली। सो डोमेन्स क्या करता है कि वैलिड वैल्यूज क्या हो सकती हैं, और वैलिडिटी से मुराद डेटा टाइप्स है और उसकी रेंज है। सो ये दोनों चीजें हम डोमेन में स्पेसिफाई करते हैं। डोमेन्स अगर आप न रखें तब भी बात चलेगी, लेकिन डोमेन स्पेसिफाई कर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने वैलिड रेंज बता दी, आपने वैलिड रेंज बता दी। लेट्स से आप कहते हैं कि फीस जो है वो 100 रुपीज भी नहीं हो सकती और 10 लाख रुपए भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फीस की बात कर रहे हैं तो फीस इन दो वैल्यूज के दरमियान में अपर लिमिट जो भी है, लेट्स से एक अंडर ग्रेड के एक सेमेस्टर की फीस की बात करें तो वो कम से कम 3,000 रुपए होगी या 4,000 रुपए होगी अगर वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो पूरे सेमेस्टर की फीस है जो कि लेट्स से 25,000 है अगर उसने लमसम पे की है। सो मिनिमम भी आपने बता दिया और मैक्सिमम भी आपने बता दिया। इसके अलावा फी आपने बता दिया कि ये वर्ड्स या अल्फा कैरेक्टर्स नहीं होंगे बल्कि ये नंबर्स होंगे। लेट्स से 3000 3000 224,000 24000, ठीक है। सो वैलिड वैल्यूज आपने बता दी। अच्छा, इसके अलावा वेरियस डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस में भी जो है ये हेल्पफुल होते हैं डोमेन्स, और हेल्प कंजर्व एफर्ट इन डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप ये दो चीजें बता रहे हैं, उसकी रेंज और उसकी वैलिड डेटा टाइप्स, तो जब आप आगे फिजिकल डिजाइन कर रहे हैं, जब आप आगे एक्चुअली डेटाबेस डिजाइन करेंगे, सो वहां पे भी ये आपको बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। और जो एफर्ट आपने यहां पे पुट कर दिया वो एफर्ट वहां पे नहीं पुट करनी पड़ती क्योंकि चीजें ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं। सो डोमेन्स हो गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रिगरिंग ऑपरेशंस हैं। पहले रिकॉल करें, हमने जो इस स्लाइड में पढ़ा ट्रिगरिंग ऑपरेशन क्या है? अदर बिजनेस रूल्स हैं एट्रीब्यूट वैल्यूज के लिए, ठीक है। सो मजीद कुछ जो है वो हम कंसिडर करते हैं, मजीद कुछ रूल्स हम कंसिडर करते हैं, और इन रूल्स को
क्या कहा जाता है, ट्रिगरिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। सो एक्चुअली ये रूल्स मजीद स्पेसिफाई कर रहे हैं, मजीद हमारे लिए चीज़ों को आसान कर रहे हैं, और ये रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। अब क्या इंसर्ट होना है, क्या नहीं होना है, क्या अपडेट होना है, क्या डिलीट होना है, ठीक है, क्या डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज के साथ हो सकती हैं। अब इन्हीं की अगर हम मजीद रूल्स की बात करें तो वो कुछ ये रूल है। सबसे पहले है यूजर रूल। यूजर रूल का मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस रूल टू बी इन्फोर्स्ड बाय द ट्रिगर, ठीक है। लेट्स से यूजर ने एक्सप्लिसिटली एक रूल बता दिया कि हाँ जी इस एंटिटी की या इस एट्रीब्यूट की ये वैल्यू हो सकती है। कोई इवेंट, डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन दैट इनिशिएट्स द ऑपरेशन, ठीक है। लेट्स से आपने कहा कि जब स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ऑपरेशन ये हो कि उसके लिए एक फी पेइंग की स्क्रीन जो है वो खुल जाए, जिसमें वो अपने कार्ड की डिटेल्स, बैंक कार्ड की डिटेल्स देके अपनी फी को लेट्स से ऑनलाइन स्पेसिफाई कर ले। इसी तरह एंटिटी का नेम होना, ठीक है। आप एंटिटी को ऐसे नेम दे रहे हैं और इसलिए नेम दे रहे हैं ताकि लेटर ऑन आप उसको एक्सेस कर रहे हैं या उस एंटिटी नेम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमने इवेंट में बात की कि डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, यहां पे कंडीशन में आप बात कर रहे हैं कंडीशन दैट कॉजेज द ऑपरेशन टू बी ट्रिगर्ड, ठीक है। तो डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन था पहले, यहां पे कंडीशन है दैट कॉजेज द ऑपरेशन। और लास्टली हमारे पास है एक्शन, एंड दैट इज एक्शन टेकन व्हेन द ऑपरेशन इज ट्रिगर्ड। तो ये हमारे पास कुछ मजीद बिजनेस रूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने डिजाइन को, हम अपने डाटा मॉडलिंग को और स्पेसिफिक कर सकते हैं, और नैरो डाउन कर सकते हैं, और रिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लें कुछ बिजनेस रूल्स की, डोमेन की डेफिनेशन की बात करते हैं। अब यहां पे देखें, हमने बात की लेट्स से एक एंटिटी है या उसके कई एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब उन एट्रीब्यूट्स के मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस रूल्स में उनके डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। लेट्स से हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। सो यहां पे नेम जो है वो अकाउंट नंबर के नाम से है, ठीक है। नेम क्या है, अकाउंट नंबर के नाम से है, जबकि यहां पे नेम जो है वो एक अमाउंट के हिसाब से शो हो रहा है। यहां पे हम कह रहे हैं कि नेम का मतलब यह है कि कस्टमर अकाउंट नंबर इन बैंक, ठीक है। यहां पे अमाउंट का मतलब यह है कि जो आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं वो। अब यहां ये वाली चीजें सेम है, लेकिन दो डिफरेंट बिजनेसेस में उनके दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। लेट्स से बैंकिंग में वो डिफरेंट मीनिंग्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, और किसी और सेक्टर में उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। लेट्स से यहां पे वो एट्रीब्यूट यूनिक होगा और नल नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे वो एट्रीब्यूट जो है वो यूनिक नहीं होगा, या यहां पे वो एट्रीब्यूट यहां पे भी नल हो सकता है वो यहां पे भी हो। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, बाज केसेस में डेट ऑफ बर्थ पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर लिखा जाता है। बाज बिजनेस रूल में पहले ईयर लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है, या फिर जो है वो डे लिखा जाता है और लास्ट में मंथ लिखा जाता है। बाज केसेस में ऐसा भी है कि पहले मंथ, दरमियान में डेट और लास्ट में ईयर। सो ये डिफरेंट बिजनेस रूल्स हैं। अब फॉर्मेट सेम है, ठीक है। फॉर्मेट इसका डिफरेंट बिजनेस रूल में डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। रहेगी वही डेट ऑफ बर्थ, जिसका मतलब डेट ऑफ बर्थ ही रहेगा, लेकिन उसको लिखने का, उसको प्रेजेंट करने का, उसको फॉर्मेट करने का मुख्तलिफ बिजनेसेस में मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहां पे हमने बात की कि रेंजेस की भी हम बात करते हैं कि एट्रीब्यूट्स की आप जो है वो वैलिड रेंजेस भी बता देते हैं और एट्रीब्यूट के डेटा टाइप्स भी बता देते हैं। सो यहां पे रेंज क्या है, यहां पे कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं की, यहां पे हमने रेंज उसकी स्पेसिफाई कर दी कि भाई ये एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यूज 0 से लेकर 10,000 तक हो सकती हैं। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 10,000 तक हो सकती है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम एक वी कॉमसेट्स की अगर एक डेटाबेस की बात करें, और एक इसमें एट्रीब्यूट है अंडर ग्रेड कोर्सेज, ठीक है। सो अंडर ग्रेड कोर्सेज का मतलब यह है कि वी कॉमसेट्स जो अंडर ग्रेड को कोर्सेज ऑफर कर रहा है, जैसे कि BScs, BSsc, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में और बाकी डिग्री प्रोग्राम्स में। अब अगर एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो कि कॉमसेट्स, वी कॉमसेट्स ऑफर ही नहीं करता, सो वो वैलिड रेंज में आएगा ही नहीं, ठीक है। उसको वैलिड रेंज में हम लिखेंगे नहीं। या लेट्स से हम स्टूडेंट एनरोलमेंट के वक्त एज चेक कर रहे हैं
ठीक है। सो अगर स्टूडेंट की एज जो है वो 50 ईयर्स प्लस है, ठीक है, सो हम उसको एनरोल नहीं करें, या अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। सो वैलिड रेंज क्या हो गई एज के लिए, अगर एज का एट्रीब्यूट यूज किया जा रहा है वो 18 से 49 ईयर्स तक है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कुछ हमारे पास बिजनेस रूल्स हैं जो कि ट्रिगरिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। अब जैसे हमने यहां पे बात की, यूजर रूल क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस रूल टू बी इन्फोर्स्ड बाय द ट्रिगर। सो यहां पे यही हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस रूल इन्फोर्स्ड बाय द ट्रिगर। तो यहां पे क्या हो रहा है, विड्रॉल अमाउंट मे नॉट एक्सीड अकाउंट बैलेंस, ठीक है। लेट्स से आपके अकाउंट में ये यूजर रूल है, ठीक है, बताया गया है अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, सो आप एटीएम से 12,000 रुपए नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये रूल है। सो इसी तरह इंसर्ट की अगर आप बात करते हैं, इसी तरह एंटिटी नेम जो है वो विड्रॉल है, कंडीशन जो है वो विड्रॉल अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन अकाउंट बैलेंस है, और एक्शन क्या होना चाहिए, रिजेक्ट दी इंसर्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। मजीद कोई ट्रांजैक्शन, मजीद पैसे इंसर्ट नहीं हो रहे बल्कि पैसे जो अमाउंट है वो उसमें से डिडक्ट होना चाहिए। सो ये हमारे पास बिजनेस रूल्स की कुछ एग्जांपल हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द पैकेज्ड डाटा मॉडल्स। पैकेज्ड डाटा मॉडल्स क्या हैं, जेनेरिक डाटा मॉडल्स दैट कैन बी अप्लाइड एंड मॉडिफाइड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ हमारे पास पहले से बने हुए डाटा मॉडल्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, जैसे किसी बैंक के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी स्कूल के लिए, ठीक है। सो ये प्री पैकेज्ड हैं, पहले से तैयार पड़े हुए हैं, ठीक है। इनको आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं और इनको आप जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, स्लाइटली मॉडिफिकेशन भी होती है। सो ये प्री पैकेज्ड डाटा मॉडल्स हैं, ठीक है। सो इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है यूनिवर्सल और एक है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। यूनिवर्सल जो प्री पैकेज होंगे, लेट से वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेट से एम्प्लॉय की हम बात करें, एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय की सैलरी की बात करें, एम्प्लॉय की ड्यूटी आवर्स की बात करें। अब ये एम्प्लॉय किसी भी इदारे पे हो सकता है, ये एम्प्लॉय किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है, किसी ऑफिस में भी हो सकता है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे भी हो सकता है, डेली वेजेस पे भी हो सकता है। सो ये यूनिवर्सली एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं टू एनीवेयर। और कुछ है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे कि हम कह रहे हैं कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है। सो हमारे पास कुछ डाटा मॉडल्स हैं जो कि पहले से बने हुए हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। पहले से बने हुए डाटा मॉडल्स को यूज करने का क्या फायदा है, फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। सो आपकी इंप्लीमेंटेशन टाइम और कॉस्ट बच जाती है। यू डोंट नीड टू रीडेवलप देम, दे आर ऑलरेडी बिल्ट एंड यू कैन सिंपली यूज देम। इफ यू प्रेफर यू कैन स्लाइटली मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जैसे कि नेम आप चेंज कर लें, क्योंकि नेम उसमें जो है वो आपकी कंपनी का नहीं है, स्पेसिफिक आप अपना नेम अगर देना चाहते हैं। सो आपने टाइम भी बचा लिया, और जाहिर अगर आप असर खुद से बना रहे हैं तो जिनसे बना रहे हैं वो आपसे कुछ चार्ज करेंगे, कॉस्ट आएगी। यहां पे ये पहले से तैयार है, आप इसको स्ट्रेट अवे यूज कर लें। एक ही इसका ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये कि हाई क्वालिटी मॉडलिंग है। हाई क्वालिटी मॉडलिंग कैसे है, हाई क्वालिटी मॉडलिंग ये इस तरीके से होगी कि चूंकि ये यूनिवर्सल है, चूंकि ये या किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये बार बार यूज हुए हैं, ये मुख्तलिफ लोगों ने इसको यूज किया और अपने सिस्टम्स में इनको इंप्लीमेंट किया, तो ये रिफाइन होते गए हैं, वक्त के साथ साथ ये रिफाइन होते गए हैं और अब ये काफी हद तक रिफाइन हो चुके हैं, काफी हद तक इनकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जितने यूज होते हैं उतने ही उसकी क्वालिटी रिफाइन होती है। सो चूंकि ये पहले से प्री पैकेज्ड हैं, पहले से बने हुए हैं और डिफरेंट बिजनेसेस इनको यूज करते हैं, सो ज्यादा यूज करना इसको रिफाइन करता है, मोर एंड मोर रिफाइन होता जाता है। सो ये इसके बेनिफिट्स हैं। सो प्री पैकेज डाटा मॉडल्स आप कॉस्ट बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए यूज कर सकते हैं और इसके अलावा इनकी क्वालिटी हाई होती है। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेज ये हैं कि ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट शायद ना कर सकें, ठीक है। इनकी तो सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आप न्यू रिक्वायरमेंट्स इसमें शायद अकोमोडेट ना कर सकें, ठीक है, या इसको आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। ये जिस तरह है मेनली आप उसी तरह इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, अब अगर हम एक एग्जांपल लें यूनिवर्सल
डाटा मॉडल फॉर रिलेशनशिप डेवलपमेंट। हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, कुछ हमारे पास एंटिटीज हैं, ठीक है। अब अगर क्या है, पैकेज डाटा मॉडल्स प्रोवाइड जेनेरिक मॉडल्स दैट कैन बी कस्टमाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रूल्स, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एंटिटीज हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास एंटिटीज की एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ हमारे पास उनके रिलेशनशिप्स हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास इवेंट एक एंटिटी है, ठीक है। पार्टी एक एंटिटी है जिसकी फ्रॉम डेट है, थ्रू डेट है, ठीक है। इसी तरह रोल हमारे पास एक और एंटिटी है, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन रोल, ये हमारे पास जो है वो एक और एंटिटी हो सकती है, ठीक है। सो ये सारी एंटिटीज हमने पहले से डिफाइन की हुई हैं। अब उन एंटिटीज के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे अगर हम इवेंट की बात करें तो इवेंट के साथ इवेंट आईडी होगी, उसकी फ्रॉम डेट होगी, उसकी थ्रू डेट होगी, उसकी कोई फर्दर डिटेल्स हैं उसको हम लिखेंगे। कम्युनिकेशन इवेंट की अगर हम बात करें, उसकी कम्युनिकेशन इवेंट क्या है, लेट्स से इवेंट जेनेरिक था, ठीक है, लेकिन कुछ अगर कम्युनिकेशन इवेंट है तो कुछ नए एट्रीब्यूट्स उसके साथ आ गए, कुछ ट्रांजैक्शन का इवेंट है तो उसके मजीद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह हम पार्टी की बात करते हैं, कुछ हमारे पास यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि रिलेशनशिप, फ्रॉम डेट, थ्रू डेट, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक हैं, ठीक है, जैसे कि पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप, ठीक है। सो कुछ एंटिटीज आपने स्पेसिफाई कर ली, ठीक है, जैसे इवेंट, पार्टी, रोल, ठीक है, ये यूनिवर्सल आपने चीजें डिफाइन कर दी और इनके साथ इनके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कोई भी इवेंट हो उसके साथ इवेंट आईडी लगेगी, किस डेट को हुआ और कोई एडिशनल नोट है। फिर इवेंट को आपने फर्दर सब टाइप्स में डिफाइन किया, कम्युनिकेशन इवेंट है या ट्रांजैक्शन इवेंट है या फुलफिलमेंट ट्रांजैक्शन इवेंट है, ठीक है, ये क्या है। फिर जो भी फर्दर डिटेल्स है उसके साथ आप मजीद एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहां पे भी रोल की अगर हम बात करें, वो रोल पर्सनल रोल भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन रोल भी हो सकता है, वो एक कस्टमर का रोल भी हो सकता है, ठीक है। वो सारे रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं और हर एक के साथ फिर कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं। अब कहने का मतलब यह है कि इवेंट के हवाले से ये चीज ऑलरेडी क्लासिफाइड है, इसका रिलेशनशिप भी बना हुआ है पार्टी के साथ। अब आप अगर चाहें तो आप इस डाटा मॉडल को यूज कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल डाटा मॉडल है। ये इवेंट अगर हम किसी स्कूल या कॉलेज की बात करें तो वहां पे भी ये डाटा मॉडल यूज हो सकता है, क्योंकि इवेंट है हमारे पास, रोल्स हैं हमारे पास, पार्टीज हैं हमारे पास। अगर इस इवेंट को हम किसी बिजनेस में रिप्रेजेंट करें तो वहां पे भी इवेंट्स हो सकते हैं, वहां पे भी पार्टीज हैं, वहां पे भी रोल्स हैं। अगर इसी डाटा मॉडल को हम किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज करना चाहें, वहां पे भी इवेंट्स हो सकते हैं, वहां पे भी पार्टीज हैं, वहां पे भी रोल्स हैं। सो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सा है। प्लस इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसको हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से हमारे इवेंट में हमें जो है वो कोई ट्रांजैक्शन इवेंट नहीं करना, तो ट्रांजैक्शन इवेंट हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, या फुलफिलमेंट ट्रांजैक्शन जो है वो हम इसमें से एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये हमें चाहिए ही नहीं। इसी तरह अगर हम रोल की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास जो रोल्स हैं वो पर्सनल रोल और ऑर्गेनाइजेशन रोल आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और रोल नहीं है। तो अगर कोई मजीद ऐसी डिटेल्स हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, तो आपने कस्टमाइज उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द पैकेज डेटा मॉडल्स प्रोवाइड जेनेरिक वे टू रिप्रेजेंट सम ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रोल्स। Let us now talk about the modeling with the help of object oriented approach, ठीक है। इससे हम डाटा की मॉडलिंग की बात कर रहे हैं और हमने एंटिटी रिलेशनशिप के थ्रू भी मॉडलिंग की। अब हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू भी मॉडलिंग कर रहे हैं। एंटिटी रिलेशनशिप के थ्रू हमारे पास क्या था, एंटिटीज थी, उनके एट्रीब्यूट्स थे, उनका रिलेशनशिप था। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें जो है वो हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल को यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे हम अपने बिजनेस की मॉडलिंग करते हैं, या जिस बिजनेस को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, जिस बिजनेस प्रोसेस की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां पे हम उनकी मॉडलिंग करते हैं। यूएमएल को यूज करने के या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करने के कई फीचर्स हो सकते हैं जो कि आपके ट्रेडिशनल ईआर रिलेशनशिप्स में नहीं है, ईआर डायग्राम्स में नहीं है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में आप ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के थ्रू सिस्टम को या बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो
टिपिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो यहां पे भी अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि एनकैप्सुलेशन, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि इनहेरिटेंस। सो इन फीचर्स को स्ट्रेट अवे आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा की मॉडलिंग के लिए, अपने बिजनेस प्रोसेस की डेवलपमेंट के लिए आप इस अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं। सो आप ईयर डायग्राम्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर बात करें तो हमारे पास यूएमएल डायग्राम्स हैं। यूएमएल डायग्राम्स तकरीबन 13 किस्म की हैं, कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम हैं, कुछ बिहेवियरल डायग्राम्स हैं, ठीक है। सो इसकी मजीद डिटेल्स जो है वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेकिन राइट नाउ हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की एंड क्लासेस की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इस कॉन्सेप्ट का आपको पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी को शो कर रही है, जैसे वहां पे हम एंटिटी कहते हैं, यहां पे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। वहां पे एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट के भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम उनको एट्रीब्यूट्स नहीं कहते, हम उनको स्टेट कहते हैं, हम उसका बिहेवियर कहते हैं और हम उसकी आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। जिसमें स्टेट क्या है, इनकम्पासेस द एट्रीब्यूट्स, देयर वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स। वहां पे हम स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं, यहां पे हम स्टेट कह रहे हैं, वहां पे हम जो है वो रिलेशनशिप कह रहे हैं, ठीक है, कि एंटिटी का रिलेशनशिप। यहां पे हम ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कह रहे हैं, रिप्रेजेंट्स हाउ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स एंड रिएक्ट्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ कैसे एक्ट और रिएक्ट करती है। वहां पे हम लेट से कह रहे हैं कि हमारे पास एंटिटी इंटेग्रिटी थी कि यूनिक होगा और नॉट नल होगा। यहां पे हम कह रहे हैं, यहां पर भी हम आइडेंटिटी कह रहे हैं कि यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेम नेम की दो ऑब्जेक्ट्स हों या सेम एट्रीब्यूट्स की दो ऑब्जेक्ट्स हों। सो नो टू ऑब्जेक्ट्स आर द सेम, और ये नेम के हवाले से भी है, उनके बिहेवियर, उनके एट्रीब्यूट्स के हवाले से भी है। सो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। इसी तरह हमारे पास क्या है, क्लास। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की आप एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, और फिर आप उस पर जो है वो ऑपरेशन या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, विच इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आपने कई ऑब्जेक्ट्स इकट्ठी कर ली, एक क्लास में डाली, अब ये क्लास जो है वो पूरी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की अगर बात करें तो इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। एक इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है। तो इनकैप्सुलेशन में क्या हो रहा है, द टेक्निक ऑफ हाइडिंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है उस डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, ठीक है। सिंपली हमने एक क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। अब ऑब्जेक्ट की डिटेल जो है वो बैकएंड पे है, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न्ड कि बैकएंड पे ये ऑब्जेक्ट की डिटेल्स कैसे है, ठीक है। सो हमने सिंपली उसको उस इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हमने हाइड कर लिया, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती है लेकिन हमने हाइड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। सो आइए बात करते हैं क्लास डायग्राम की। क्लास डायग्राम यूएमएल की डायग्राम्स में से एक डायग्राम है जो कि किसी सिस्टम के या किसी बिजनेस के स्ट्रक्चर को शो करती है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास है स्टूडेंट, दूसरी क्लास है कोर्स। जिस तरह हमारे पास दो एंटिटीज थी, एक एंटिटी थी स्टूडेंट और दूसरी एंटिटी थी कोर्स। यहां पे हम उनको एंटिटीज के बजाय हम उनको क्लास कह रहे हैं। ईयर डायग्राम में भी हमारे पास एंटिटी के एट्रीब्यूट्स थे, यहां पे भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसी तरह कोर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, कोर्स के क्रेडिट आवर्स, ठीक है, कोर्स का इंस्ट्रक्टर। वहां पे हमारे पास क्या थे, रिलेशनशिप थे। यहां पे हम रिलेशनशिप देखते हैं, यहां पे हम ऑपरेशन देखते हैं कि स्टूडेंट जो है उसकी एज कैलकुलेट करनी है, स्टूडेंट का जीपीए कैलकुलेट करना है, स्टूडेंट को जो है वो देखना है कि वो किस कोर्स के लिए रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। कोर्सेज में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो है एनरोलमेंट, ठीक है। सो ये स्टूडेंट और क्लास, स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान एक क्लास डायग्राम है। किसी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में अगर ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये दो एंटिटीज हैं, ये दो क्लासेस हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट होंगी, इनको हमने क्लास डायग्राम के थ्रू भी देख लिया। तो एक स्क्वायर है जिसके टॉप पर हमने जो है वो स्टूडेंट नेम लिखा, दरमियान में हमने इसके एट्रीब्यूट्स लिखे और लास्ट में हमने इसके ऑपरेशंस लिखे। टॉप पर नेम, दरमियान में एट्रीब्यूट्स और बॉटम पे हमने इसके ऑपरेशंस जो कि ये क्लास परफॉर्म कर सकती है। सो दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ क्लास डायग्राम। देन वी हैव टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। एक क्लास पर
कई किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर, एक क्लास कंस्ट्रक्ट हो सकती है। क्यूरी, ठीक है, एक्सेसेस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपडेट alters the state of an object, scope applies to a full class rather than an individual instance, ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं जो कि किसी एक क्लास पर परफॉर्म हो सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स हम इनमें से कोई एक ऑपरेशन लेकर परफॉर्म कर सकते हैं। आइए इसके अलावा बात करते हैं एसोसिएशन रोल की और मल्टीप्लिसिटी की। अब एसोसिएशन क्या है? रिलेशनशिप अमंग इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लासेस, ठीक है। एक क्लास है, उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, सो ऑब्जेक्ट की इंस्टेंसेस हैं। एक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस का दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप बन सकता है, इसको हम एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन रोल क्या है? द एंड ऑफ एन एसोसिएशन वेयर इट कनेक्ट्स टू अ क्लास, जहां पे ऑब्जेक्ट्स की एसोसिएशन एंड हो रही है और वो क्लास के साथ कनेक्ट हो रही है, इसको हम एसोसिएशन रोल कहते हैं। एंड मल्टीप्लिसिटी इंडिकेट्स हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट इन अ गिवन रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप तो हमने स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, रिलेशनशिप हमने स्पेसिफाई करी। इस रिलेशनशिप में कितनी ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कितनी ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं, ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एसोसिएशंस एंड लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वेयर we are talking about the association relationships। अब अगर हम पिछली एग्जांपल ईयर डायग्राम की एग्जांपल याद करें तो यहां पे हमारे पास 3 एंटिटीज थी, पार्ट, वेंडर और वेयर हाउस, और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप था सप्लाई का, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये सेम एग्जांपल को हम अगर एसोसिएशन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो यहां पे हमारे पास बन गई है पर्सन, ठीक है। पर्सन एक क्लास है, ठीक है। अब रिलेशनशिप भी स्पेसिफाई हमने कर दिया, ठीक है। तो जहां पे जो कार्डिनैलिटी और मोडालिटी 1 to many रिलेशनशिप हम जैसे पहले शो करते थे, यहां पे भी शो कर रहे हैं। जैसा कि ये हमने जैसा यूनरी, बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप्स देखे थे, यहां पे भी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉई है, एक पार्किंग प्लेस है। So one instance of this class is assigned to one instance of this class, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह जिस तरह हमारे पास आपकी ईयर डायग्राम में कार्डिनैलिटीज और मोडालिटीज थी, यूएमएल में हम उसको मल्टीप्लिसिटीज और एसोसिएशंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम चीजें हैं, लेकिन यहां पे सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पे उनको हम रीयूज कर रहे हैं। जैसा 1 to many रिलेशनशिप भी हो सकता है, 1 to 1 रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक एंटिटी का एक एंटिटी के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, एक एंटिटी का 2 एंटिटीज के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक क्लास का उसी क्लास के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। यहां पे सेम क्लास का रिलेशनशिप है, यहां पे भी सेम क्लास, यहां पे डिफरेंट हो गई कि एक एम्प्लॉय की क्लास है, एक पार्किंग की क्लास है। सो एम्प्लॉय की क्लास का एक इंस्टेंस पार्किंग की क्लास के एक इंस्टेंस के साथ एसोसिएट हो रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो प्रोडक्ट लाइन का एक इंस्टेंस प्रोडक्ट की क्लास के कई इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट कर रहा है। और लास्टली हमारे पास स्टूडेंट की क्लास के कई इंस्टेंसेस कोर्स की क्लास के कई इंस्टेंसेस के साथ रिलेट कर रहे हैं। सो हमारे पास जैसा ईयर डायग्राम्स में ऑप्शनल या मैंडेटरी रिलेशनशिप और 1 या मैनी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होता था, सेम चीज यहां पे हम एसोसिएशन और मल्टीप्लिकेशन से या मल्टीप्लिसिटी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी एसोसिएशन रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब स्टूडेंट की एक क्लास है और फैकल्टी की एक दूसरी क्लास है, ये 2 एंटिटीज हैं। सो इनके दरमियान एक बाइनरी रिलेशनशिप, 1 एंटिटी और 1 एंटिटी, ठीक है। सो रिलेशनशिप क्या बन रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट और फैकल्टी के दरमियान रिलेशनशिप यह है कि स्टूडेंट जो है वो फैकल्टी से एडवाइस लेता है और फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट की एडवाइजर है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट और कोर्स ऑफरिंग, स्टूडेंट कोर्स में रजिस्टर करता है, ठीक है। और इसी तरह कोर्स और
ऑफरिंग की अगर बात करें, सो कोर्सेज क्या शो कर रहे हैं, कोर्सेज आर स्केड्यूल्ड फॉर ऑफरिंग्स एंड ऑफर्ड कोर्स हैव गॉट सम स्केड्यूल्स। ठीक है, यहां पे देखें तो ये वन और स्टेरिक जो शो हो रहे हैं ये मल्टीप्लिसिटीज को शो किया जा रहा है। ठीक है, ये वन और स्टेरिक यहां पे भी थी, ये वन और स्टेरिक यहां पे भी थे, ये स्टेरिक और स्टेरिक, सो ये मल्टीप्लिसिटीज हैं। और ये जीरो और ये जीरो ये एसोसिएशंस हैं। ठीक है, ये वन ये एसोसिएशंस हैं। तो हमारे पास एसोसिएशंस भी हैं और मल्टीप्लिसिटीज भी हैं। सो मल्टीप्लिसिटीज नोटेशंस की अगर हम बात करें, सो स्टेरिक का मतलब है मैनी मीन्स एनी नंबर। ठीक है, सो इसके कई इंस्टेंसेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स कई कोर्सेज जो ऑफर्ड हैं उनमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ऑफर्ड कोर्स है तो उसमें कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सो स्टेरिक मीन्स मैनी, सो यहां पे मैनी है, यहां पे भी मैनी है, यहां पे भी मैनी है। वन और टू की बात करें, जैसे कि ये वन और टू का रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये है कि मीन्स कैन आइदर बी वन और टू। ठीक है, ऑफर्ड कोर्स की फैकल्टी मतलब ये नहीं हो सकता कि कोर्स ऑफर्ड किया गया और उसको 15 लोग पढ़ाने वाले हों, तो या उसका एक कोई पढ़ाने वाला होगा या उसके 2 लोग पढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, सो 1 या 2 से हम उसको मल्टीप्लिसिटी को शो करें कि कितने इंस्टेंसेस। तो अगर एक फैकल्टी है तो उसका 1 या 2 इंस्टेंसेस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। और अगर हमारे पास 0 और 10 हो, जिसका मतलब है कि 0 मीन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम मीन्स 10, तो मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट और फैकल्टी तो एक फैकल्टी जो है वो कई स्टूडेंट्स को जो है वो एडवाइस कर सकती है और एक स्टूडेंट का एटलीस्ट कम से कम एक एडवाइजर जरूर होगा। ठीक है, सो सेम जैसे हमने ईयर डायग्राम्स में कार्डिनैलिटीज और मोर्टेलिटीज को शो किया था, कार्डिनैलिटीज को शो किया था, कंपल्सरी और मैंडेटरी को शो किया था, वन और मैनी के रिलेशनशिप को शो किया था, यहां पे भी बिल्कुल उसी तरह हम उसको एसोसिएशन और मल्टीप्लिसिटी से हम क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। Let us now talk about association class. Here in this example, we can see the association with its own attributes, operations और relationships. ठीक है, सो ये एक क्लास डायग्राम है। ओवरऑल ये क्लास डायग्राम है जिसमें 2 क्लासेस हैं, एक है स्टूडेंट, एक है कोर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट जो है वो क्या है, स्टूडेंट के साथ उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जैसे कि बिगिन डेट है, नंबर ऑफ आवर्स उसने जो पढ़ ली है, उसका कौन ट्यूटर है, ये उसके एट्रीब्यूट्स है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये रिलेशनशिप स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है। ठीक है, सो रिलेशनशिप की क्लास है हमारे पास और इसमें रजिस्ट्रेशन है, टर्म ग्रेड है, चेक एलिजिबिलिटी का है। सो हम देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास ईयर डायग्राम में एसोसिएटिव एंटिटीज होती थी, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारी यूएमएल डायग्राम में एसोसिएशन क्लासेस हैं। हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एक ऐसी एंटिटी को शो किया था जो कि एंटिटी भी थी और रिलेशनशिप भी था। वैसे तो रिलेशनशिप हम डायमंड शेप में शो कर रहे थे और उसके और एंटिटी को हम एक स्क्वायर शेप से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में शो करते थे। लेकिन अगर वो एसोसिएटिव एंटिटी थी तो हम उसको एक स्क्वायर शेप जिसके अंदर एक डायमंड था उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एसोसिएटिव एंटिटी का कॉन्सेप्ट आपकी क्लास डायग्राम में भी है और जिसको हम एसोसिएटिव क्लास कहते हैं। सो यहां पे ये रजिस्ट्रेशन हमारी एसोसिएटिव क्लास है जिसमें जो कि एक रिलेशनशिप को भी शो कर रहा है और जो कि एक क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, इसका अपना नेम है और इसके अपने ऑपरेशंस हैं। जिस तरह स्टूडेंट क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, कोर्स क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स हैं और नेम है, इसमें रजिस्ट्रेशन भी एक रिलेशनशिप भी है और उसके अपने एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो एसोसिएशन क्लास इज एग्जैक्टली द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन अवर entity relationship diagram as an associative entity. Let us now talk about derived attributes, associations and roles. कुछ attributes हैं जो कि derive किए जा रहे हैं, उनकी values depend कर रही हैं other values पर, other attributes की values पर। जैसे मैं कहता हूं कि आपकी age क्या है, ठीक है, तो आपकी age कैलकुलेट करने के लिए मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए और आज की तारीख पता होनी चाहिए।
सो आज की तारीख से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को सबट्रैक्ट कर लूंगा, तो ये जो नंबर ऑफ ईयर्स मेरे पास आ जाएंगे ये आपकी जो है वो एज हो जाएगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपकी एज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसमें आज की डेट आपकी एज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, लेकिन योर एज कैन ओनली बी कैलकुलेटेड इफ वी हैव बोथ द एट्रीब्यूट्स, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड दैट इज करंट डेट। तो इसको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जैसे एज जो है वो एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, इसी तरह रिलेशनशिप्स भी जो है या एसोसिएशन जो है वो भी डिराइव्ड हो सकती है। हम जैसा कह रहे हैं कि स्टूडेंट टेक्स दी कोर्स, ठीक है, इस केस में पिछली एग्जांपल में स्टूडेंट टेक्स दी कोर्स, ठीक है। सो ये डिराइव्ड आइटम्स, चाहे वो एक एट्रीब्यूट है या चाहे वो एसोसिएशन है या कोई रोल है, ये स्लैश से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो स्लैश से हमने रिप्रेजेंट किया। सो यहां पे ये एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, यहां पे एक टेक का ये ऑपरेशन या एक एसोसिएशन ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। सो स्टूडेंट जो है वो कोर्स तब ले सकता है जबकि लेट्स से एक रिलेशनशिप उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट किया कि वो प्री रिक्विजिट मीट कर रहा है, ठीक है। सो दी टेकिंग ऑफ अ कोर्स बाय अ स्टूडेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास और एट्रीब्यूट जिसमें उसके प्री रिक्विजिट्स के बारे में जिक्र है। अगर तो प्री रिक्विजिट्स उसके मीट हैं तब वो टेक कर सकता है, कोर्स ले सकता है, वरना वो कोर्स नहीं ले सकता। तो आप देख सकते हैं कि बाज एट्रीब्यूट्स हमारे पास डिराइव्ड हैं या बाज एसोसिएशंस और रोल्स भी हमारे पास डिराइव्ड हो सकते हैं। अगर आपकी क्लास डायग्राम्स में ऐसी चीजें आ गई हैं, आप अपने बिजनेस प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, सो अगर ऐसी चीजें हैं तो उनको आप डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं या रोल्स हैं तो उनको आप स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इन दिस केस एंड इन दिस केस। इसी तरह यहां पे एक और एग्जांपल भी थी, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स। आइए बात करते हैं जनरलाइजेशन की। हमारे पास एक है सुपर क्लास और एक है सब क्लास, ठीक है। सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप क्या है पहले देखते हैं। जिस तरह एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, ठीक है। सो पेरेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स चाइल्ड के भी होते हैं, प्लस चाइल्ड के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो चाइल्ड एक सब क्लास हो गई, पेरेंट जो है वो एक सुपर क्लास हो गई। सो सब क्लास इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस एंड एसोसिएशंस ऑफ द सुपर क्लास, ठीक है। जो भी चाइल्ड क्लास है वो अपनी पेरेंट क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स ले लेता है, सारे फंक्शंस ले लेता है, सारे ऑपरेशंस ले लेता है, सारी एसोसिएशंस ले लेता है, प्लस इसके कुछ अपने भी ऑपरेशंस होते हैं। सुपर क्लासेस की दो टाइप्स हैं या पेरेंट की दो टाइप्स हैं, पेरेंट क्लास की दो टाइप हैं। या वो पेरेंट क्लास टाइप एब्स्ट्रैक्ट होगी या वो कंक्रीट होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अगर हुई तो कैन नॉट हैव एनी डायरेक्ट इंस्टेंसेस, ठीक है। और अगर कंक्रीट हुई तो उसके डायरेक्ट इंस्टेंसेस होंगे। मतलब एब्स्ट्रैक्ट हुई तो उसके जिसको हम एक अगली एग्जांपल में यहां पे देख सकते हैं। बिल्कुल आप यहां पे क्लियरली देख सकेंगे कि एक हमारे पास क्लास है पेशेंट क्लास और ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। अब यहां पे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पेशेंट आईडी है, नेम है, एडमिट डेट है। इसी तरह और भी हमारे पास कोई ऑपरेशन हो सकते हैं जो यहां पे परफॉर्म है, पेशेंट इज एडमिटेड कोई ऑपरेशन है। यहां पे हमारे पास एक और क्लास है जिसको हम कह रहे हैं आउट पेशेंट और एक और चाइल्ड क्लास है जिसको हम कह रहे हैं रेजिडेंट पेशेंट। अब आउट पेशेंट भी एक चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है और रेजिडेंट पेशेंट भी एक सब क्लास है। ये दोनों सब क्लासेस सारे एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन अपनी पेरेंट क्लास के ले रहे हैं, प्लस इनके अपने भी एट्रीब्यूट्स हैं। आउट पेशेंट है तो उसकी भी पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम और एडमिट डेट होगी। रेजिडेंट पेशेंट है तो उसकी भी पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम और एडमिट डेट होगी, ठीक है। लेकिन रेजिडेंट पेशेंट की इन एट्रीब्यूट्स के अलावा एक और जो डेट है एट्रीब्यूट है वो है डेट डिस्चार्ज। इसी तरह आउट पेशेंट की इन एट्रीब्यूट्स के अलावा जो एक और एट्रीब्यूट हो सकता है वो है चेक बैक डेट, ठीक है। सो जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें या सब क्लास और सुपर क्लास की बात करें, हमारे पास ये सारी डिटेल्स हैं। अब बिल्कुल इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि रेजिडेंट पेशेंट है, ठीक है। रेजिडेंट पेशेंट की एक और चाइल्ड क्लास है जिसको हम कह रहे हैं बेड, ठीक है। और बेड के साथ जो है वो बेड नंबर है, ठीक है। सो बेड के साथ भी पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम और एडमिट डेट शामिल होगी, ठीक है। लेकिन इस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स ये भी आएंगे प्लस इसके अपने एट्रीब्यूट्स। सो दिस इज सुपर क्लास and these are the subclasses. So the subclasses can have all the attributes and relationships and associationships of the parent class. ठीक है,
फिजिशियन भी एक क्लास है, लेकिन इसकी कोई सब क्लासेस यहाँ पे इस एग्जाम्पल में डिस्कस नहीं की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं या जो मल्टीप्लिसिटी है वो इसी तरह है कि पेशेंट को एटलीस्ट एक फिजिशियन जो है वो जरूर ट्रीट करेगा, ठीक है, या पेशेंट को ट्रीट करने वाला एक फिजिशियन है, ठीक है, जबकि एक फिजिशियन कई पेशेंट्स को ट्रीट करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर पेशेंट और बेड की बात करें सो एक पेशेंट एक बेड पे होता है, ठीक है, या रेजिडेंट पेशेंट जो है वो एक बेड पर होता है। सो ये आप देख सकते हैं कि कैसे हम सुपर क्लास और सब क्लास के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को शो करने हैं जो कि इनहेरिटेंस से, जो कि क्लासिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के कॉन्सेप्ट हैं। और इनहेरिटेंस इसी को कहते हैं कि आप अपनी पेरेंट क्लास के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं और फीचर्स हैं उनको इनहेरिट कर लें। एंड लास्टली वी हैव एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन क्या है? अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपोनेंट एंड एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। पार्शली जो है वो एक रिलेशनशिप बन रहा है, जबकि कंपोजिट या कंपोजिशन क्या शो करी है? एन एग्रीगेशन इन विच द पार्ट ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ओनली वन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट एंड लिव्स एंड डाइज विद द एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। वहां पे डिपेंडेंट नहीं है, कंपोजिशन में डिपेंडेंट है। अगर ऊपर वाली क्लास मौजूद है तो ये क्लास मौजूद है, अगर ऊपर वाली क्लास डाई कर जाए तो ये क्लास भी डाई कर जाती है। यहां पे जो है वो ये मैटर नहीं करता। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, एक हमारे पास उसका स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल यूनिट है। स्कूल के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एक हमारे पास क्लास है बिल्डिंग, दूसरी क्लास है हमारे पास रूम। अब अगर हम रूम को देखें सो रूम क्या है? एक कंपोजिट क्लास है, एक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि रूम बिल्डिंग का एक क्या है? एक पार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रूम इस बिल्डिंग का पार्ट ऑब्जेक्ट है। बिल्डिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रूम के भी हैं, लेकिन रूम का होना या ना होना बिल्डिंग के होने या ना होने के साथ ताल्लुक रखता है। अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो उसके अंदर रूम कैसे होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कंपोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फिल्ड डायमंड शेप। यहां हम देख सकते हैं कि यहां पे ये फिल्ड डायमंड है, ठीक है। इसी तरह जो एग्रीगेशन है वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्रीगेशन हमारे पास जो है वो एम्प्टी डायमंड से या ओपन डायमंड से शो कर रहा है। और जैसे हमने यहां पे देखा कि पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपोनेंट एंड एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। सो कंपोनेंट और एग्रीगेट ऑब्जेक्ट, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो स्टिल कायम रहेगा अगर स्कूल है या नहीं है, क्योंकि स्कूल के अंदर कई डिपार्टमेंट्स जो है वो हो सकते हैं। बाकी सारी चीजें उसी तरह हैं, जैसे कि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है या मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। सो इस पर्टिकुलर केस में हमने एग्रीगेशन और कंपोजिशन को हमने डिटेल में देखा। तो आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के अलावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के हमारे पास ढेर सारे फायदे हैं। जिस तरह हमने क्लासिकल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के फायदे हैं वो है इनहेरिटेंस है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस प्रोसेस की डेवलपमेंट करते हैं। सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करते हुए हम अपने डाटा की मॉडलिंग करते हैं। सो आप चाहे तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को भी यूज करते हुए अपने बिजनेस प्रोसेस की डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो यूएमएल डायग्राम्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। यहां पे दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे कि आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स में इनहेरिटेंस टाइप के कॉन्सेप्ट शामिल नहीं होते, ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे पास इनहेरिटेंस टाइप के कॉन्सेप्ट शामिल हैं। ऑब्जेक्ट और क्लासेस के कॉन्सेप्ट हमारे पास शामिल हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स कॉमन हैं, नेम उनके डिफरेंट हैं। जैसे यहां पे हमारे पास 1 to 1 का रिलेशनशिप और 1 to many का रिलेशनशिप था। क्लासेस के दरमियान भी ये रिलेशनशिप इसी तरह है, 1 to 1 का रिलेशनशिप या 1 to many का रिलेशनशिप। जिसमें यहां पे हमारे पास था कि ये दो एंटिटीज का रिलेशनशिप कंपल्सरी है या ऑप्शनल है। यहां पे भी है हमारे पास कि ये डेफिनेटली रिलेट करेंगी या ये रिलेट, दो क्लासेस आपस में जो है वो नहीं भी रिलेट कर सकती। सो दीज वर सम ऑफ दी
ways to model the data and to develop the business, develop the information system accordingly. Let us proceed towards the summary of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट बिजनेस रूल्स को देखा. बिजनेस रूल्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने एट्रीब्यूट्स को, एंटिटीज हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं, तो एट्रीब्यूट्स की हमने रेंज भी स्पेसिफाई करनी है और वो एट्रीब्यूट्स क्या डाटा वैल्यूज या क्या डाटा सेट्स या क्या डाटा टाइप्स उसकी हो सकती हैं वो भी हमने रिप्रेजेंट किए हैं. सो ये हमारा बिजनेस रूल से ही पता चलता है. इसी तरह हमारे पास ऑपरेशंस भी हैं और बाकी चीजें भी हैं. जिस तरह हमारे पास ईयर डायग्राम्स हैं वहां पे हमारे पास, उसी तरह हमारे पास क्लास डायग्राम्स भी हैं. जैसा ईयर डायग्राम के थ्रू आप सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं और उसमें रिलेशनशिप्स और एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लास डायग्राम को भी यूज करते हुए आप सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं जहां पे आप एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस, उनके रिलेशनशिप जिनको हम एसोसिएशन कहते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये दोनों अप्रोचेज, इनमें से कोई भी अप्रोच आप यूज करते हुए अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को अकॉर्डिंगली मॉडल कर सकते हैं. लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द ओवरव्यू ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्चुअल डिजाइन फेज की तरफ जाएंगे. हमारा एनालिसिस फेज खत्म हो गया, प्लानिंग फेज भी खत्म हो गया, एनालिसिस फेज भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम डिजाइन फेज की तरफ जाएंगे. डिजाइन फेज के बाद हमारा इंप्लीमेंटेशन फेज है और फिर मेंटेनेंस फेज है. तो डिजाइन फेज में क्या डिटेल्स हैं हम उनको देखेंगे. डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम देखेंगे. जो चीजें हमने स्पेसिफाई की हैं अपने एनालिसिस फेज में, स्ट्रक्चरिंग दी लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स और जो एंटिटीज और जो एट्रीब्यूट्स, और क्या हमारे पास उसमें हमारे पास वो एट्रीब्यूट्स जो कि किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर. अब ये चीजें एग्जैक्टली डिजाइन फेज में कैसे ट्रांसलेट हो जाती हैं, डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इनको डेवलप किया जाता है, इनको भी हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे. इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ईयर डायग्राम्स का एग्जैक्टली एक डेटाबेस मॉडल क्या बनता है. और जब हम ईयर डायग्राम को एक डेटाबेस मॉडल देते हैं, एक डेटाबेस शेप देते हैं, तो हमारे पास कुछ एनोमलीज आती हैं, कुछ हमारे पास इश्यूज आते हैं. ठीक है, उन इश्यूज, उन एनोमलीज जो कि इंसर्ट डिलीट से रिलेटेड हो सकती हैं, उनको फिर हम नॉर्मलाइज करते हैं. ठीक है. सो नॉर्मलाइजेशन क्या है कि आपकी जो डेटाबेस है उसको आप उसकी एनोमलीज को दूर करें और उसको नॉर्मलाइज करें. नॉर्मलाइज की ढेर सारी फॉर्म्स हैं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF, सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF. ठीक है. तो ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी हम देखेंगे. प्लस बाज़ औक़ात हम जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन सर्टेन केसेस में हम डी नॉर्मलाइज करते हैं. सो नॉर्मलाइजेशन और डी नॉर्मलाइजेशन कब की जाती है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको भी डिटेल में देखेंगे. और वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दोज डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. दिस एंड्स अप आवर लेक्चर हियर. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.